मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8वां की। तो हम इस प्रैक्टिस सेट 8वां का पूरा एनालिसिस करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे। तो इसका एनालिसिस करने से पहले 2-4 बातें आपको मैं बता दूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और जिससे कि क्या होगा कि हर किसी को ये इससे बेनिफिट मिल सके। 2-4 बातें आप लोग और भी सुन लीजिए। देखिएगा, इधर-उधर की बहुत सारी बातें चल रही है तो आप उस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक ना? आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जिस दिन से आएगा, उस दिन से एडमिट कार्ड जिस दिन से आएगा, उस दिन से तैयारी करके आप क्या कर लीजिएगा। तो इसलिए तैयारी पहले से होगा। एडमिट कार्ड आएगा, सीधा एग्जाम में कूदेंगे, आप दुश्मन को सफाया कर डालेंगे, यानी क्वेश्चन सब को एकदम रौंद डालेंगे, एकदम धो डालेंगे सबको। तो पहले से तैयारी रहेगा तब ना। ऐसा थोड़ी कि युद्ध की घोषणा हो गई तब आप हथियार लेने जाइएगा। हथियार पहले से रखिए। और युद्ध की घोषणा क्या है? युद्ध तो जब आएगा तब कूद जाना है। तो इसलिए क्या करना है कि पहले से तैयारी रखिए, ठीक है? बहुत सारा इधर उधर का वीडियो भी यूट्यूब पे बहुत सारा चला। एक ये लेटर वायरल हुआ, दूसरा लेटर वायरल होगा, तीसरा लेटर भी वायरल होते रहेगा, ठीक है? तो उस सब पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे देना है तो आप देते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि 25 लाख, कम से कम 25 लाख लड़का फॉर्म भरा है। और सीट कितना है वो भी आपको पता ही है, लगभग 12,000 से कम ही सीट है। उसमें बहुत सारा इधर उधर आरक्षण होकर क्या सीट बचता है तो पता ही आप लोग को। तो एक बात और आप लोग को बता दें, देखिएगा कुछ नियम में कुछ चेंजेस क्या है कि सेट में जो है, जैसे कि आप लोग को क्या क्या चेंजेस है वो भी बताएंगे आपको। देखिएगा, ज्ञान बिंदु का जो 15 प्रैक्टिस सेट है, जो पहले सुबह में देते थे, ज्ञान बिंदु वाला 15 प्रैक्टिस सेट था। लिखते पे इसमें नहीं ना बनता है, उस बोले तो है 2-5 दिन में सॉल्व करेंगे लिखने वाला प्रॉब्लम। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, तो उसके जगह अब आप लोग को ये 7 से 7:30 के बीच में अब आपको ये मिलेगा, ये ठीक है। ये वॉल्यूम 1 है, तो ये 7 से 7:30 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम 2 है, वो भी आपको मिलेगा, पर वो कब मिलेगा? तो जिसमें ही मिलता था आपको ये प्रैक्टिस सेट 3 3:30 के आसपास, उस समय आपको वॉल्यूम 2 मिलेगा। वॉल्यूम 2 आपको अल्टरनेट डे करके मिलेगा, हाँ, वो डेली नहीं मिलेगा। तो एक बात और आप लोग को बता दें कि अभी हमारे चैनल पे ये तो आप ज्ञान बिंदु खत्म हो गया वो देख ही लिए हैं। इडुटेरिया का भी आप लोग को दे ही चुके हैं, उसका भी 15 सेट है। खान सर वाला जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है वो भी 27 सेट है, तो वो भी आपको दे ही चुके। मेरे चैनल पे वो सब दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके सारा वीडियो देखे पिछला। ऐसा नहीं कि वो वहां रखा हुआ है तो वहां पे डाला हुआ है तो लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी उससे जुड़िए और उसको देखिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा, और एकदम 100% फायदा वाला लिख के देते हैं, लाइए। नहीं, ऐसा नहीं का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, ठीक है? तो चलिए, इसलिए क्या है, आपकी सफलता के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। समय में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अभी देखिए, पहले क्या था कि बीपीएससी जो टीचर वाला है उसको क्या पहले हम 6 to 8 वाले को नहीं देते थे, लेकिन अब 6 to 8 वाले को भी उसको भी सेट मिलेगा। 9th 10th को मिलता ही था, तो पहले 9th and 10th को मिलता था, अब 6 to 8 को भी मिलेगा। 11th and 12th का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब सबका प्रैक्टिस सेट, टीचर वाले जो बीपीएससी वाले हैं, सबका प्रैक्टिस सेट यहाँ अवेलेबल है। तो जो लोग आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको आप मेरे चैनल्स को, मेरे लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वो सब जुड़े, और जो है इनसे आप फायदा लें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो आप सफल हो, ऐसा हमारा हर कोशिश होता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और बातें हैं तो आगे बताएंगे आपको। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? सबसे महंगी करेंसी, तो ये कौन सा सबसे ज्यादा? कुवैती दिनार होगा। कहाँ? तो कुवैत शहर का नाम, सॉरी देश का नाम कुवैत हो गया, और क्या करेंसी? कुवैती दिनार हो गया। तो वो जो है कुवैती दिनार का वर्तमान में मूल्य हमको लगता है लगभग जो है 279.96 के अप्रॉक्स है, ठीक है? तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है कभी कभी। तो फिलहाल अभी वर्तमान में इतना इसका वैल्यू है। सबसे महंगा पैसा कहाँ का है? तो कुवैती दिनार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट। ए इज राइट आंसर, ठीक है। ओमानी रियाल कहाँ की है? ओमानी रियाल जो है ओमान देश की है। ओमान कंट्री की है। बहरैनी दिनार जो है वो बहरीन कंट्री की है। तो ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है कौन कहाँ का है।
मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और आप जानिए, कुवैत जो है ये कब आजाद हुआ? तो 1961 में, यानी हमारे बाद आजाद हुआ है ये स्वतंत्र देश बना। पहले ये देश था पर ये स्वतंत्र देश नहीं था, तो 1961 में ये इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र देश बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम भी आप लोग का लग गया तो कहेंगे कि बहुत लंबा समय लग जाता है। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो लगेगा ही, अदरवाइज क्या करेंगे, सिर्फ आंसर डालेंगे तो नहीं लगेगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो योजना है उसके पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था। हाँ, दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया, तो ये क्वेश्चन आपका जो है, हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि आयात पर प्रतिस्थापना पर अवधारणा को प्रारंभ किया गया क्योंकि सामान का आयात किया जा सके। तो दूसरा भी मेरा सही। जब दोनों सही हो गया तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ये चार ऑप्शन में से आपका जो ये भी सही है, आपका ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो कौन सा नहीं आपका मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी आपका जो कर 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये आपका गलत है। तो ये इसमें पूछ रहा है गलत वाला, तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है? नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन नहीं, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तीसरा है, तीसरे स्थान पर भारत है, तो पहला गलत हो गया। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हाँ, दूसरा सही है। इसका उपयोग खान पान के रूप में करते हैं ना, कच्चे तिल का हम लोग खाते पीते, खूब पकौड़ा तल के। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में ये रबी की फसल है। कराइए, उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में यह जो है रबी की फसल है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 2 और 3 आपका सही किसमें मिल रहा है? तो 2 और 3 आपका ऑप्शन डी मिल रहा है, तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका है अमरेंदु प्रकाश। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ये कब पद ग्रहण किए थे? तो ये पद ग्रहण किए थे 31 मई 2023 को, ठीक है। ये पद ग्रहण किए थे 31 मई 2023 को। सेल के नए अध्यक्ष वर्तमान में, जब से अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तब तक जो बना है, अब बदलेगा तो नहीं, लेकिन अभी तक जो है ये अमरेंदु प्रकाश ही है। अब मेरा सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान है? तो देखिएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाए। देखिए 7 मौलिक अधिकार थे, पर एक मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। उसे 44वें संविधान संशोधन के क्या हटा दिया गया, जो क्या था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया। तो वर्तमान में मेरे पास 6 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। आइएगा, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? कहाँ है ये 4 अलग अलग झरने? तो जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, इसको क्या कहते हैं? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा भी कहते हैं, ठीक है। यह भारत का जो है सबसे ऊंचा है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये।
सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 में कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, पूरा पाषाण की भारत में प्रथम खोज तो 13 मई 1863 ईस्वी में किया गया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। और संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितना ऊंचाई पर रहता है? नीचे से देखते हैं हम, बैडमिंटन का जो नेट होता है नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो नीचे से कितना फीट उठा हुआ रहता है? तो नीचे से 1.55 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर से थोड़ा सा, समझिए 1.5 मीटर से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहता है। ठीक है, 1.55 मीटर। सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आपका सही है वो पूछ रहा है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही बात है, भारत में संसदीय प्रणाली चलती है, तो संसदनात्मक ये प्रणाली है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। और संसदीय प्रणाली का जनक कैसे? तो ब्रिटेन में कहा जाता है। और ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया, क्योंकि यही उसका जनक है। ठीक है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मारे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मारे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? तो ये मेरा है ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, मेडागास्कर कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 350A में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा संविधान के भाग जो है, भाग आपका 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा से संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद भाग जो है ये पूरा यानी कि 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में, ठीक है, ये भाषा से संबंध है इसका, 343 से 351। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर का रहा, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो हिमुराबी था, हिमुराबी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे 2 बार लगातार? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था। सबसे पहली बार कब? तो 24 जनवरी 1950 को पहली बार चुना गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 16 नंबर, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इसकी लड़ाई जो है इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर।
देखिएगा, गुराबों की लड़ाई में सामंतवाद को धराशाही कर दिया गया। ठीक है, जो सामंतवाद विचारधारा के थे उन लोगों को धराशाही कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर है। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला तो कौन है? तो ये होगा अरुंधति राय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये कब लिखा है ये पुस्तक, ये पुरस्कार जो है कब मिला था इनको बुकर पुरस्कार? तो 1997 में, 1997 में दिया गया था बुकर पुरस्कार। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है मेरा जिनेवा में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब की गई WHO को तो कहिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का रहा, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो इवा नोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो क्या कहेंगे आप? ओसाका को। ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर है। अगर आपसे पूछ ले भारत का मैनचेस्टर तो आप क्या कहेंगे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भी करके बता सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर भी हमने पूछा तो भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन दोनों एक ही बात है। भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन आपसे कहे तो क्या लिखेंगे आप? अहमदाबाद लिखेंगे। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे कानपुर को। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो लिखेंगे कोयम्बटूर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर कह रहा है। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन से होता है? नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन से होता है? तो नदी के। देखिएगा, मानचित्र में नीला रंग को प्रदर्शित किया जाता है तो जहां भी नदी होगा, जो पानी एरिया है उन सबको क्या कहते हैं हम लोग? नीला रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पर पानी नीला नीला दिखाई देता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर का रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो ए होल अभिलेख में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्फ खेल से संबंधित कप जो है। देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, राइडर कप इसी से संबंधित है, प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी और मुथैया गोल्ड कप। ये सब कप किससे संबंधित है? तो ये सब कप गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर का रहा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति को पहली बार किसने अपनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है?
टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? तो ये था अकबर के शासन काल में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर आश्रित जो है बिहार की कुल जनसंख्या 77%। सही उत्तर अब ऑप्शन बी हो गया, यानी लगभग समझ लीजिए 77 यानी 80 के आसपास आप अगर अप्रॉक्स में कहे तो आप मान सकते हैं इतना जनसंख्या हमारे पास क्या है, सिर्फ कृषि पे डिपेंड है बिहार में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? किस एक्ट के द्वारा यानी किस प्रावधान के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसे प्रदान किया है? तो ये चार्टर किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्या महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, देखिए ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर दिया गया। तो किसने दिया? तो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ वन ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान की। 15 वर्ष के लिए पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान कर दिया। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में यह अधिकार मिल गया था। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा है, म्यांमार कब आजाद हुआ था? तो म्यांमार भी इसका मतलब गुलाम था, तभी तो वो आजाद हुआ। तो म्यांमार आजाद कब हुआ? तो ये 1948 में। डेट के साथ आपसे पूछेगा तो 4 जनवरी 1948 है। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 जनवरी 1948 को। आइएगा इसमें एक बात आप और जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया, यानी बर्मा को आज करंट में नाम क्या है? म्यांमार है। आइएगा 34 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रारंभ की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक अगर किसे कहा जाए तो जनक जो है सर जॉन शोर को कहा जाता है। ठीक है, सर जॉन शोर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर का रहा है, सती प्रथा के अंतर्गत समाप्त की गई। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो बंगाल अधिनियम 17 के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या राजा राम मोहन राय ने, कौन था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, एक बात और आपको इस विषय में बता दे, इसका अंत जो है कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। 1829 ईस्वी में। उस समय जो था यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो उस समय विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है सती प्रथा को अंत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सी नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और जियो सीक्वेंस ट्रांसफर
ऑर्बिट में स्थापित किया गया, ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ये क्या था? तो NVS-01। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर संस्था है आपका ऑप्शन में कौन? नीति आयोग। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले इसका नाम योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या रहा है, बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या करते थे? तो प्रारंभिक जीवन में क्या करते? उदारवादी थे। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो आर रवि कन्नन को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? ऑस्कर पुरस्कार कितना जीता? 2023 जीता। सही उत्तर द एलिफेंट विहर्स पर्स था, विहर्स पर्स था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर करा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था इसकी स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक, उसके साथ साथ कौन? आनंद मोहन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर का रहा है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प का चुने। गलत विकल्प जो है इसमें दिया है उसको चुनना है। मॉरिशस का रुपया हो गया, ताइवान का डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का यूरो। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ यूरो की जगह आपका हो जाएगा पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। और इटली का क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। तो सब सही है। जो सही मुद्रा संदर्भ में गलत विकल्प कौन है? तो गलत मेरा सी है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जून 2023 को भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? तो कब जीता था? तो ये जीता लेबनान। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 45 नंबर है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? का ये मकबरा किससे संबंधित है? तो ये हो जाए मेरा जहांगीर से। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर का रहा है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे हमारे M.S. स्वामीनाथन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए, M.S. स्वामीनाथन। बी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर से गहरा संबंध है? किस जगह बिहार के किस नगर से उसका गहरा संबंध है? तो ये हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइए 48 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम? तो पोलैंड पर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। देखिए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया, ठीक। 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी, जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया, ठीक है। और ठीक जो है उसके बाद जो है 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध।
9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को क्रम से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है ना, आपको पता होगा। 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त, 9 को नागासाकी पे और 6 को हिरोशिमा पे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 49 का अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50वां मेरा क्वेश्चन कह रहा है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आइकन नियुक्त किया गया। आइकन नियुक्त किया गया किसके द्वारा किया गया, तो सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 51 नंबर, शक्ति का विमीय सूत्र है, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml²T-3 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है बॉयल के नियम का सूत्र है, तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी में आमतौर पर सौम्य माना जाता है। आमतौर पर क्या माना जाता है, सौम्य माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्त काल में मापन की प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है, तो ये कहाँ 4% की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर कौन आधारित है, तो MRI स्कैनिंग। ठीक है, MRI स्कैनिंग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो कैसे कार्य करता है अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 57 नंबर, सही कथन छांटिए। सही कथन, चाल में केवल परिणाम व वेग के परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। क्या दोनों होते हैं, कैसे हो जाएगा, तो चाल में केवल परिणाम व वेग के परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, तो सही तो मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर है, यदि प्रक्षेप्य का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम पारस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर पे जाते हैं। 59 नंबर का, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो ये हो जाएगा पोलियो। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो कैसे नियंत्रित होता है, अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 61 नंबर, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो गतिज ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है भाई, तो ये हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। यह कथन क्या है, गलत है। तो गलत वाला ही हमारा आंसर पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर कह रहा है आपको CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये है मेथिल अल्कोहल का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 में कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की कितनी संयोजकता है? तो 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है, यानी जहां इसे संचित किया जाता है, ठीक है, मूत्रवाहिनी होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करा 66 नंबर। किस तत्व को रसायन विज्ञान के में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 67 नंबर। किस तत्व के परमाणु भार बराबर होता है? तो किसका परमाणु भार बराबर होता है? तो तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा मनुष्य का श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 15 से 18 बार। सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आप जब सांस लेते हैं तो कितना बार? तो 1 मिनट में 15 से 18 बार। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 70 नंबर। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 71 नंबर। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है। लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित हमारा अग्नाशय में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। इंसुलिन लैंगर हैंस दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। किस कोशिका द्वारा? बीटा कोशिका द्वारा होता है। रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 73 नंबर है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर बढ़ जाते हैं? हृदय स्पंदन तथा रुधिर बढ़ जाते हैं किसके द्वारा? तो एड्रीनेलिन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होता है। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न 75 नंबर। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? तो जन्म से लेके 6 माह के अंदर में लग जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं 75 नंबर। सर्वाधिक अक्रियाशील हैलोजन है, सर्वाधिक जो है अक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है अब यहाँ से मैथ आ गया आपका, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मैथ होगा और बाकी का फिर 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग होगा। मेरे प्यारे छात्र, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट में अपना जरूर दिया करें। मेरे प्यारे छात्रों, आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हमारे चैनल का फायदा मिल सके, क्योंकि बीपीएससी वाले का हर क्लास 6 से लेकर 12 तक का हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।